इसमें जनरल फैक्टर्स हैं और टास्क स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं और इकोनॉमिक। इसमें जनरल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं? इसमें जनरल फैक्टर्स जो हैं उसमें आपके आ रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड डेमोग्राफिक, कल्चरल, फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो होते हैं जनरल एनवायरनमेंट है जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है। टास्क रिलेटेड कौन से होते हैं? जिसमें स्पेसिफिकली उन फैक्टर्स का जिक्र किया जाता है, वो फैक्टर्स व्हिच आर स्पेशली रिलेटेड टू द टास्क्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इस टास्क में कौन कौन से हैं? उसमें आपका कस्टमर आता है व्हिच इज एक्चुअली की प्लेयर, सप्लायर आता है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, those who are operating according to the directions of a state, competitors हैं जो those who are working are providing similar product in the market as provided by your organization, unions हैं, पार्टनर्स हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। ये जनरल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, और एक होते हैं उसके साथ टास्क स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब आते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज से मुराद क्या है कि स्टेबिलिटी, चेंज डायमेंशंस हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस हैं, डिटरमिन्स हाउ। अब इसमें आते हैं कि पहले चेंज स्टेबिलिटी चेंज डायमेंशंस को समझ लेते हैं, वो क्या चीजें होती हैं। हाउ फास्ट एंड अनप्रिडिक्टेबली एलिमेंट्स चेंज। जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हमने एक्सप्लेन किए ऊपर जनरल और टास्क रिलेटेड, इनमें से वो फैक्टर्स जो सडनली चेंज हो जाएं, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आ जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी चेंज डायमेंशन। हाउ फास्ट एंड अनप्रिडिक्टेबली एलिमेंट्स चेंज। यूनिवर्सिटी वर्सेस टेलीकम्युनिकेशन एक मिसाल है कि यूनिवर्सिटीज में जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो उसके हिसाब से वो जो अडॉप्ट करने वाली हैं, तो उसको यूनिवर्सिटीज में वो उसके चेंजेस आ रहे होते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे फास्ट टेक्नोलॉजी की जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, उसके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उन यूनिवर्सिटीज पे भी आ रहा होता है। दे आर रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजी। और सिंपल कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है, जिसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर सिमिलरिटी। इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो नॉर्मली एक जैसे होते हैं, और उनका चेंज जो है वो इतना फर्क नहीं लाता, उस पर फर्क नहीं आता। जैसे फैमिली रेस्टोरेंट है वर्सेस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वो है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जिसमें चेंज का जो फैक्टर है वो बहुत ही कम होता है, जिसमें एलिमेंट जो चेंज के हैं और फैक्टर्स होते हैं चेंज के, यहाँ फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, उनमें चेंजेस बहुत स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी चेंज डायमेंशन। ये दो अनसर्टेनिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन किया था। और इसमें कहा गया है हाउ डिटरमिन हाउ ऑफन यू नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। स्टेबिलिटी चेंज डायमेंशन में आपको पहले डिटरमिन करना पड़ता है, यू हैव टू डिसाइड वेदर हाउ टू कलेक्ट your need according to information according to your needs of business organization or environment। जिस नेचर से, जिस स्पीड से, जिस रेंज से जो फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसी हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है ताकि हमारे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करें।
लेकिन सिंपल कॉम्प्लेक्स डायमेंशन में हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और ये टाइम नहीं होता कि उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। स्टेबिलिटी चेंज डायमेंशन में हमें उसका टाइम ड्यूरेशन भी डिटरमिन करना होता है, करना बहुत ही जरूरी है। और इसमें करना है डिटरमिन व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड। अच्छा, परसीव्ड एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी है। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी में सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, स्टेबल वर्सेस डायनामिक एलिमेंट हैं। सिंपल वो जो मैंने आपको बताया कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूजुअली प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका चेंज अगर आता है तो वो पता होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट वो होते हैं जिनका चेंज जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और फास्ट होता है। स्टेबल डायनामिक होते हैं, स्टेबल वो जो एक लेवल के हिसाब से चल रहे होते हैं, उनका स्पीड और उनकी रफ्तार, उनके ऑपरेशंस, उनकी एक्टिविटीज और उनका इम्पैक्ट भी स्टेबल रहता है, इतना बड़ा नहीं होता चेंजेस से। लेकिन डायनामिक वो एलिमेंट हैं जो शार्पली और सडनली चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। रिचनेस वर्सेस पुअरनेस ऑफ एलिमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिच होते हैं और एक वो ऑर्गेनाइजेशन वो एलिमेंट जो पुअर होते हैं। रिचनेस से मतलब ये है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के उन फैक्टर्स में चेंज आने से ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है, या तो बहुत ज्यादा वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज लाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या उसके साथ साथ वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनके थ्रेट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करके रख देते हैं। अच्छा, more uncertainty results when organization has to deal with the complex, changing or poor quality elements. अब ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे अनसर्टेनिटी का वजह जो है ना वो ये है कि कॉम्प्लेक्स भी होता है उसका एनवायरनमेंट। अगर उसका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है और चेंजिंग वाला है, डायनामिक है नेचर, और उसकी क्वालिटी ऑफ एलिमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें चेंजेस अगर आते हैं तो वो बहुत ही भयानक होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी मुश्किल दरपेश हो जाते हैं, उनको फेस करना पड़ता है बड़ी मुश्किल को। इसे कहते हैं हम परसीव्ड एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज के कॉन्सेप्ट। अब में आते हैं कि एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी रेट ऑफ चेंज क्या होता है, लो और हाई है। लो अनसर्टेनिटी है, मॉडरेट अनसर्टेनिटी है, हाई अनसर्टेनिटी है, मॉडरेट अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी। अब ये देखें, ये एक बना हुआ है कि इसमें लो और हाई का जो एक फर्क होता है, लो अनसर्टेनिटी टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी, मॉडरेट से शुरू हो जाता है तो वो हाई अनसर्टेनिटी में चला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट रिलेशनशिप की। एक कंटीजेंसी थ्योरी है, द रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी है, देन स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्योरी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी है, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है। ये कुछ थ्योरीज हैं जो हम जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि हाउ environment changes according to the needs of environmental conditions. कंटीजेंसी थ्योरी से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज इज कंटीजेंट ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट्स, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, specialization, formality and hierarchy. Changing environment, organic structures, less specialization, informality, lateral relations. दो चीजें हैं इसमें कंटीजेंसी थ्योरी कहता है, एक वो एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ज्यादातर स्टेबल रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट भी स्टेबल रहता है और उनकी फॉर्मेलिटीज, हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, ये सारी स्टेबल कंडीशन में होती हैं। जो दूसरा है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, वो चेंजिंग इन नेचर है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, उसका चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइजेशंस में
डेवलप करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। उसमें स्पेशलाइजेशन कम होती है, इनफॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है, लेटरल रिलेशनशिप है। दूसरा आते हैं रिसोर्स डिपेंडेंस पे। रिसोर्स डिपेंडेंस पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन स्केर्स एंड वैल्यूड रिसोर्स फ्रॉम एनवायरनमेंट और desire to control these resources to minimize dependencies. Process and transaction used to obtain resource develop dependencies. Balancing act of maintaining autonomy and recognizing dependencies. आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन obtain scarce resources and value resource from the environment. ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिसोर्स मिल रहे हैं वो स्केर्स भी होते हैं और वैल्यूड भी होते हैं। डिजायर टू कंट्रोल दीज रिसोर्सेज टू मिनिमाइज डिपेंडेंसीज। ऑर्गेनाइजेशंस का जो ज्यादातर फोकस होता है वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना होता है ताकि डिपेंडेंसी से बचा जाए। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसोर्स डिपेंडेंस हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर या सप्लायर पर और किसी बंदे पर हम जो है ना इस पे जो है ना उसका क्या कहते हैं डिपेंडेंट ना। प्रोसेस ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू ऑब्टेन रिसोर्स डेवलप डिपेंडेंसीज। प्रोसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो डिपेंड करते हैं जो रिसोर्सेज के ऑब्टेन करते हैं, रिसोर्स डेवलप डिपेंडेंसीज। रिसोर्स जितने भी हमें ऑब्टेन करने के उनके लिए डिपेंडेंसीज को रिसोर्स डिपेंडेंसी डेवलप की जाती है कि वो मैकेनिज्म, वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस कैसा होगा जिससे हम अपने रिसोर्स जनरेट करें और डिपेंडेंसी से बच सकें। बैलेंसिंग एक्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑटोनॉमी एंड रिकॉग्नाइजिंग डिपेंडेंसीज। कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो रिसोर्सेज में उनके पास ये नहीं होता कि वो सारे रिसोर्सेज को जनरेट कर सकें, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि कुछ रिसोर्सेज वो खुद जनरेट करें जिनके डिपेंडेंसी उनकी खुद की हो। कुछ रिसोर्सेज वो बाहर से लेते हैं, बाहर की सर्विसेज लेते हैं, बाहर से सप्लाईज लेते हैं ताकि उसके अगर उसमें बैलेंस किया जाए। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों के लिए वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हो, सडनली इन्वायरमेंट पे कोई चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस बुरी तरह से उसमें इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कोशिश होती है कि बैलेंसिंग एक्ट ऑफ मेंटेनिंग होनी चाहिए उन दोनों चीज़ों में जो रिसोर्सेज के हवाले से होते हैं, रिसोर्स डिपेंडेंसीज के हवाले से होते हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्योरी क्या वो है कि मैनेजर्स परसीव एनवायरनमेंट, मेक स्ट्रेटजीज एंड डिजाइन स्ट्रक्चर्स, री-strategize when changes are perceived. Managers act environment through their decision-making choices. Since managers perceive differently, they bring organization in different direction. अब स्ट्रेटेजिक चॉइस थियरी का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एनवायरनमेंट अगर जो है ऐसा है तो वो स्ट्रेटेजिक चॉइस थियरी कहता है कि जो मैनेजर्स हैं वो इस एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है और उसे किस तरह मैनेज किया जा सकता है। और जैसे 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 चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट पे, फिर उसी के हिसाब से वो अपने स्ट्रेटजीज भी डेवलप करते हैं और डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करते हैं और ताकि हमें मार्केट में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और मार्केट कंडीशन जो हैं वो चेंजेस होते हैं, उसके एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आए, इसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना जरूरी होता है जो स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्योरी के एम्फसाइज है। पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी ये वो थ्योरी है, इसमें कहता है फोकस इज ऑन होल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। ये वो थ्योरी है जिसका आपके एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, आपकी अपनी जिंदगी से ज्यादा ताल्लुक है, आपकी लाइफ से है, आपकी पॉपुलेशन से है। और ये और जो भी चीजें हैं वो इससे कंसर्न होती हैं आपकी पॉपुलेशन से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स डाई आउट, जो ऑर्गेनाइजेशंस नाकाम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका वजूद नहीं रहता।
एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वो सर्वाइव करता है जो अपने वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉपुलेशन में अपना बेहतर कंडीशन कंटिन्यू कर सके, अपने आप को स्टेबलाइज कर सके और अपने आप को अडॉप्ट करा सके। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वो एनवायरनमेंट को डिटरमिन करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा कि मेरा एनवायरनमेंट है क्या, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस। फिर आप बिजनेस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह चलाया जाए, हाउ environment is closely related with your organization operations। आपके ऑर्गेनाइजेशन से ऑपरेशन से किस तरह क्लोजली रिलेटेड है। इंस्टीट्यूशनल थियरी है, इसमें आते हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर पावरफुल फोर्सेस फॉर इंश्योरिंग कंट्रोल एंड ऑर्डर। इंस्टीट्यूशनल थियरीज में कहते हैं कि सोसाइटीज हैं वो बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम होते हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। जो चीजें सोसाइटी में अडॉप्ट हो रही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर और अपने सर्विसेज उस नेचर के हिसाब से कंटिन्यू करनी होती हैं, उस नेचर के हिसाब से आगे बढ़ानी होती है। देन इन रेस्पॉन्डिंग टू द इंटरनेशनल प्रेशर, या तो इंटरनेशनल प्रेशर है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप isomorphic similar strategies, structures and systems. Normative, coercive, mimetic forces make all organizations look the same. अब goal is to obtain social legitimacy. इसमें बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्काउंट, अब ये सारे जो भी इदारे हैं ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर चलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल थियरी कहता है इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जितने भी चीज़ें हैं, इनके गोल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रेटजीज हैं, इनके पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट होते हैं। जो आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें बन रही होती हैं उसका इम्पैक्ट होता है। सोसाइटी एज अ इम्पोर्टेंट जो है ना एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर चल रहा होता है और उसका इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी आता है। देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी, ये ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रिड्यूस मॉनिटरिंग, negotiating and governing exchanges with the environmental elements। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, environmental uncertainties हैं, opportunism है, बाउंडेड रैशनलिटी है, स्मॉल नंबर्स हैं, बार्गेनिंग, एसिड स्पेसिफिसिटी है, रिस्क लेवल इंक्रीज है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट बैलेंस। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके कॉस्ट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है। ये वो थियरी है उसका कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं उसकी तरफ, व्हाट स्पेसिफिक एडाप्टेशंस डिवाइसेस डू ऑर्गेनाइजेशन यूज। ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के टूल्स यूज करने चाहिए, किस तरह के मामला यूज करने चाहिए जिससे ये हो सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। Number one, that is the structural responses. Develop new position and units, boundaries spanning activities, buffering roles and units, planning rules, forecasting, management information system। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो डेवलप किया जाता है तो used as a device for adopting or managing the organizational environmental changes। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल में चेंजेस आएंगे उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अडॉप्ट करना है, उसके लिए ये प्रॉपर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स का डेवलप किया जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेस। देन आते हैं हम स्पेसिफिक एडाप्टेशन डिवाइसेस, इंटर ऑर्गेनाइजेशन लिंकेजेस, सिम्बायोटिक इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बोथ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव इंटरडिपेंडेंसीज हैं, डायरेक्ट कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज हैं। आते हैं इसकी तरफ सिम्बायोटिक इंटरडिपेंडेंसीज की तरफ।
इसमें क्या होता है कि गुड रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबोटिक रेपुटेशन है, एक सिंबल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन से दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। गुड रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेशन है, इंटरलॉकिंग है, डायरेक्ट रेट्स हैं, स्ट्रेटेजी अलायंसेस हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इक्विटी ओनरशिप है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है सोसाइटी में ना, उनका एक मकाम होता है, वो होते हैं। जैसे कहते हैं सिम्बोटिक इंटरडिपेंडेंसीज, ज्वाइंट वेंचर्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। मर्जर्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे में साथ मर्ज हो जाता है। एक्विजिशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर कर देता है और टेक ओवर करता है। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने चैलेंजेस को, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उनको फेस कर रहे होते हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। लाइसेंसिंग है, कंसोर्शिया है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीमेंट्स हैं और फ्रेंचाइजिंग है। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जब ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा होता है तो उसकी सर्वाइवल के लिए बड़े मसले होते हैं, तो वो यहाँ तो इन स्ट्रेटजीज की तरफ जाता है, ज्वाइंट वेंचर्स की तरह, मर्जर एक्विजिशन और टेक ओवर की तरफ, या लाइसेंस की तरफ, या कंसोर्शियाज बनते हैं, या मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, या फ्रेंचाइजिंग। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंसीज डेवलप करता है। कॉम्पिटिटिव इंटरडिपेंडेंसीज हैं, ये दूसरों पे ऊपर किस तरह आप इंटरडिपेंडेंसी कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव इंटरडिपेंडेंसी, कोलिजन्स हैं, सिग्नलिंग है, कार्टेल्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अलायंसेस हैं और नेटवर्किंग है। ये वो इन्वायरमेंटल कॉम्पिटिटिव इंटरडिपेंडेंसी हैं जो आप किसी न किसी तरीके से आप बना रहे होते हैं, और आप एक दूसरे से जिसकी बिना पर आप ये कह सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में है वो सर्वाइव कर सके दी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल शॉक्स को। How do we assess if an organization is effective in its environment? कैसे पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट है, वो जो उसका एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिव है, और उसके लिए एक गोल्स अप्रोच है, ऑफिशियल्स एंड ऑपरेटिव गोल्स, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज इफेक्टिव। दूसरा है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच है, जो ऑब्टेनिंग स्केयर्स एंड वैल्यूड इनपुट्स हैं। स्केयर्स रिसोर्सेज से मुराद वो है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो बहुत ही कम है, हमारे सारे नीड्स और डिमांड्स और विशेस वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केयर्स रिसोर्सेज बहुत ही शॉर्ट रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेजर्ड बाय द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, उनको मेजर करने के लिए क्वालिटी है और कॉस्ट oraz इनपुट चाहिए, स्टॉक प्राइसेस हैं, मार्केट शेयर है, ये सारी चीजें सिस्टम रिसोर्स अप्रोच के साथ चलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस? अब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है? इसमें इनोवेशन है, क्विक रिस्पांस टू द चेंजेस है, measured by the decision making time है, प्रोडक्ट इनोवेशन रेट है, टाइम टू गेट न्यू प्रोडक्ट्स हैं टू द मार्केट, रिडक्शन है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिवेशन है, प्रॉब्लम्स हैं। ये इंटरनल सिस्टम अप्रोच है। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं आप। एक तो इनोवेशन लाएं, क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंजेस हैं, आपके रिस्पॉन्स भी बहुत ही क्विक होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं। मेजर्ड बाय द डिसीजन मेकिंग टाइम, किस तरह और कैसा डिसीजन, कौन सा डिसीजन और कितने टाइम में लिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोडक्ट इनोवेशन रेट है, आपका टाइम है टू गेट न्यू प्रोडक्ट्स हैं टू मार्केट, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिवेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। टेक्निकल एफिशिएंसी अप्रोच है, वो कहते हैं एबिलिटी टू कन्वर्ट स्किल्स एंड रिसोर्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। ये टेक्निकल एफिशिएंसी अप्रोच क्या कहता है कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए टू कन्वर्ट स्किल्स एंड रिसोर्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एफिशिएंटली। रिसोर्सेज को और गुड्स को कितना एफिशिएंटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेजर्ड बाय द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ इफेक्ट्स, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम्स, इंक्रीज इन कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ये वो चीजें, टेक्निकल चीजें जिसके जरिए आप अपने आप को
ये कन्विंस करा सकते हैं, आप अपने ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने वो चेंजेस आए, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी उनको फेस किया है, उनको फेस करने के लिए एक एफिशिएंसी अप्रोच अडॉप्ट किया है, जिसमें आपने रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स भी किया है, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट भी किया है, डिलीवरी टाइम भी इम्पोर्टेंट है, इसको इंक्रीज इन कस्टमर एंड सर्विस प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है, जिसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। स्टेक होल्डर अप्रोच है। स्टेक होल्डर अप्रोच में क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं आपके, उसमें स्टेक होल्डर्स आर एनी इंडिविजुअल ग्रुप organizations that have an interest in the firm's activities and ultimate survival. Internal stakeholders हैं, owners हैं और shareholders हैं, employees and managers हैं। External stakeholders हैं, customers हैं, suppliers हैं, government है, unions हैं, local community है, जनरल पब्लिक है एंड एनवायरनमेंट है। ये सारे स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि जो पार्टीज, एक तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बंदे, वो पार्टीज जिनका आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट शामिल होता है। ऑनर का एक इंटरेस्ट है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है। मैनेजर्स और एम्प्लॉइज का इम्पैक्ट ये इंटरेस्ट ये कि वो वहाँ से सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स ड्रा कर रहे होते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, लाइवलीहुड भी वही होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, कस्टमर है, सप्लायर्स हैं। कस्टमर का स्टेक इसलिए है कि वो वहाँ से प्रोडक्ट ले रहा होता है, उन प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। सप्लायर्स का जो स्टेक है वो ये है कि वो इनपुट सप्लाई कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, यूनियन है, लेबर यूनियन है और लोकल कम्युनिटी है, जनरल पब्लिक का एक इंटरेस्ट होता है, नेचुरल एनवायरमेंटल। ये सारे स्टेक होल्डर अप्रोच के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर। Inducement and contributions balance. Inducement are what the firms provide by stakeholders. Inducements जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो चीज इंड्यूस कर रहा होता है, दे रहा होता है अपने स्टेक होल्डर्स को। Contributions are what the stakeholders provide for the firms. और स्टेक होल्डर जो फर्म के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। Firms would like to provide as little inducement as possible for adequate level of stakeholder contribution and vice versa. Assess importance of stakeholders. और जो असेस करना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर को असेस करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो क्या है? पावर है, लेजिटिमेट राइट्स हैं, अर्जेंसीज हैं। पोटेंशियल फॉर थ्रेट है वर्सेस पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन है, अपॉर्चुनिटी है, कैपेसिटी है, विलिंगनेस है। और डिटरमिन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स है। ये मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, उनको किस तरह मैनेज किया जाता है वो। थ्रेट फॉर पोटेंशियल फॉर थ्रेट, हाई थ्रेट भी होते हैं और लो थ्रेट भी होते हैं। हाई टू लो टू हाई होते हैं। मिक्स्ड ब्लेसिंग स्टेक होल्डर्स हैं, कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज हैं, नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स हैं, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं। सपोर्टिव स्टेक होल्डर हैं जिनके लिए अपने गेट इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। मार्जिनल स्टेक होल्डर जिनको मॉनिटर किया जाता है। ये हमारे पास होते हैं इसमें स्टेक होल्डर। मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, मैनेजिंग मल्टीपल goals of stakeholder, setting priorities and preference of order, sequential attentions, bargaining, compromise, and satisfying at least minimal satisfaction of all current stakeholders in his organization's effectiveness. बाद आते हैं हम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, जिसमें फोकस इज ऑन हाई ट्रिपल बॉटम लाइन पे होता है। इकोनॉमिक जिसमें प्रॉफिट्स हैं, सोशल जिसमें लोग हैं, और एनवायरमेंटल जिसमें प्लेस है, जिसमें वो काम कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपल बॉटम लाइंस हैं जिसपे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है मैनेजमेंट सिस्टम का। TRM is generally significant source of competitive advantage for firm who take lead in these initiatives. जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, उनकी सोशल
डिग्निटी है, सोशल वर्थ है, सोशल एग्जिस्टेंस है, और इनका एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। ये तीनों फैक्टर्स मिला के उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मुराद वो कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर एडवांटेज क्या है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बेहतर है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे आप कह सकते हैं कि उनको शामिल करके वो इन तीनों फैक्टर्स को वो लीड कर रहा होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। प्रेशर पार्टियां हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये हमारे तीन स्टेक होल्डर हैं। प्राइमरी स्टेक होल्डर में ऑनर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, जो हम पहले डिस्कस किए हैं। सेकेंडरी में एनजीओज हैं, कम्युनिटीज हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स भी कहलाते हैं। और सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, ये अब कोई ग्लोबल इम्पैक्ट है, मतलब ये इंटरनेशनल जो भी चेंजेस आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से उनका इम्पैक्ट होता है। 3 process in TRM approach: institutionalizing a vision and set of values regarding responsible practices through integration of responsibility into practices through strategies, management system, and human resource capacity. Improvement and innovation through high measurement feedback systems, learning and remediation. ये प्रोसेस है, अप्रोच है, ये सारे ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट है। आप अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल है इसके हवाले से, तो अपने माइक ऑन कर दिया है, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। जो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। माइक ऑन कर सकते हैं और 1 by 1 क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस हवाले से। माइक ऑन कीजिए प्लीज, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछें। कोई सवाल नहीं है जी, कोई सवाल नहीं है सर। बिल्कुल क्लियर है इस टॉपिक? यस सर। अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीटली इस पे ऑर्गेनाइजेशंस के जो इन्वायरमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। नॉर्मली हम ये बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका एनवायरनमेंट सेम होता है। वो दोनों के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसपे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं और जिनको फेस करना होता है। हमने डिफरेंट अप्रोचेस का भी जिक्र किया, डिफरेंट थ्योरीज का भी जिक्र किया है, जिसमें उनको किस तरह समझा जाता है और किस तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रहे होते हैं टू डील विद द एनवायरनमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। जी जी सर इसका पेपर किस तरीके से आएगा? पेपर आपको ये सवाल आएगा कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट है, मिसाल के तौर पर एक सवाल ले लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आएगा, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। वो फिर आपको ये सारी चीजें फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगी। फिर अगर वो कहता है कि वो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो फिर जिन थ्योरीज का मैंने जिक्र किया है आप उनको शामिल करके ही पेपर में लिख सकते हैं कि ये थ्योरीज हैं और ये स्ट्रेटजीज बताइए कि जिसके जरिए हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हर सवाल का अपना नेचर होता है, मतलब इसमें से एक सवाल भी बना सकते हैं, इसमें से 2 सवाल भी बन सकते हैं, एक पूरा सवाल भी एक लेक्चर से बन सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है ऑन दी यूनिवर्सिटी में वहां से जो पेपर बन के आते हैं वो डिपेंड करेंगे किस तरह। ठीक है, और कोई सवाल किसी को? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।